गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 4 कम्युनिकेशन को डिटेल में समझेंगे। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि रियल लाइफ के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हर दिन हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो वर्बली हो या फिर नॉन वर्बली। क्लासरूम में और सोशली भी हम कम्युनिकेट करते रहते हैं और इसी कम्युनिकेशन के बेसिक्स, टाइप्स और टेक्निक्स को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की मीनिंग, उसके टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फिर हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके अलावा आपका आता है इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन एंड देन क्लासरूम कम्युनिकेशन। उसके बाद का टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि वो रुकावटें जो कम्युनिकेशन को वीक कर देती है। एंड देन लास्ट टॉपिक है मास मीडिया और सोसाइटी का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज का एक्सचेंज होता है ताकि एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बन सके। कम्युनिकेशन एक वन वे या सिंपल ट्रांसफर नहीं होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें दोनों तरफ समझ बनानी होती है। कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले है सेंडर, या फिर उसे सोर्स कहते हैं। जो आइडिया को ओरिजिनेट करता है उसे हम सेंडर कहते हैं। सेकंड एलिमेंट है एनकोडिंग। जब सेंडर अपने आइडियाज को वर्ड्स, साइंस, सिंबल्स में कन्वर्ट करता है तो उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। थर्ड एलिमेंट है मैसेज। वो इनकोडेड इंफॉर्मेशन जो भेजा जाना है उसे हम क्या कहते हैं? मैसेज। फोर्थ एलिमेंट है चैनल, मीडियम जिसके थ्रू वो मैसेज भेजा जाता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, स्पीच हो या फिर वीडियो है, उसे हम चैनल कहते हैं। नेक्स्ट है डिकोडिंग। जब रिसीवर मैसेज को समझता है या फिर इंटरप्रेट करता है उसे हम कहते हैं डिकोडिंग। एंड लास्ट एलिमेंट है रिसीवर, जो ये मैसेज रिसीव करता है उसको हम कहते हैं रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस के दो और इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एक है फीडबैक और दूसरा है नॉइज। सबसे पहले फीडबैक, ये होता है रिसीवर का रेस्पॉन्स। ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, जैसे कि स्टूडेंट का सर हिलाना भी एक फीडबैक है या फिर स्टूडेंट का सवाल पूछना भी एक फीडबैक है। नेक्स्ट है नॉइज। नॉइज वो चीज है जो मैसेज को डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब करती है। नॉइज अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। नॉइज फिजिकल भी हो सकता है, सिमेंटिक भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। ये सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब कम्युनिकेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे है टीचर एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट वाया स्लाइड, मतलब कि टीचर क्या है, यहाँ सेंडर है, वो एक कॉन्सेप्ट जो मैसेज है उसे समझा रहा है स्लाइड के थ्रू। स्लाइड यहाँ पे हुआ आपका चैनल। और उसके बाद फिर क्या है? स्टूडेंट नोट्स एंड आस्क्स अ क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? रिसीवर है और क्वेश्चन पूछता है, वो एक फीडबैक हुआ है। अ फोन रिंगटोन में इंटरप्ट, मतलब कि इसी बीच में अगर फोन का रिंगटोन बजता है तो वो एक नॉइज है। एग्जाम पेपर में अक्सर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसी सिनेरियो में कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। जैसे अगर स्टूडेंट का जवाब दिखाया गया है तो वो फीडबैक है। और एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एनकोडिंग और डिकोडिंग के रोल्स को कंफ्यूज कर जाते हैं। ध्यान रहे, एनकोडिंग सेंडर करता है और डिकोडिंग रिसीवर करता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, मतलब आइडियली इंटरैक्टिव होता है। सेंडर मैसेज भेजता है और रिसीवर इसका रिस्पॉन्स देता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब रोजाना हर सिचुएशन में ये होता रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कंटेक्चुअल होता है, यानी इसका मतलब सिचुएशन, कल्चर, सोशल सेटिंग्स, इन सब के हिसाब से बदलता रहता है। देन कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू हो सकता है या फिर जेस्चर्स, टोन्स और एक्सप्रेशंस के थ्रू भी हो सकता है। हर कम्युनिकेशन पर्पसफुल होता है। इसका पर्पस किसी को इन्फॉर्म करना, पर्सुएड करना, इंस्ट्रक्ट करना या फिर एंटरटेन करना भी हो सकता है। और लास्ट है कम्युनिकेशन रूल गवर्नड होता है, मतलब कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज के रूल्स, ग्रामर और सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये मॉडल्स हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझने के अलग अलग तरीके दिखाते हैं। एग्जाम में अक्सर इनके फीचर्स पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें लिंक करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है एरिस्टोटल मॉडल, जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे पुराना मॉडल है। इसमें स्पीकर अपना स्पीच देता है और ऑडियंस पे इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। फोकस यहाँ परसुएशन या इम्पैक्ट पे होता है।
तो एरिस्टोटल मॉडल में क्या होता है, स्पीकर स्पीच देता है और ऑडियंस पे उसका इफेक्ट दिखता है और इसका मेन फोकस होता है पर्सुएशन और इफेक्ट पर। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हो कि मान लो कोई नेताजी रैली में स्पीच देते हैं और फिर ऑडियंस उनके स्पीच से मोटिवेट होके वोट करने का डिसीजन लेता है। तो ये एग्जाम्पल है आपका एरिस्टोटल मॉडल का। नेक्स्ट है लासवेल मॉडल। ये 1948 में डेवलप हुआ था बाय लासवेल। इसका फॉर्मूला याद रखिए, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom विथ व्हाट इफेक्ट। मतलब कि किसने क्या कहा, किस चैनल के थ्रू कहा, किसे कहा और किस इफेक्ट में कहा। इसका फोकस मेनली मीडिया इफेक्ट्स पर होता है, लेकिन ध्यान रहे इस मॉडल में फीडबैक मिसिंग होता है। फॉर एग्जांपल टीवी पर एक गवर्नमेंट एड आता है रिगार्डिंग हेल्थ मैसेज, जैसे कि अवेयरनेस अबाउट वैक्सीनेशन, तो ये फॉलो कर रहा है लासवेल मॉडल। तो इसमें हु में आ गया आपका गवर्नमेंट, सेज व्हाट में आ गया आपका हेल्थ मैसेज, इन विच चैनल में आ गया आपका टीवी, टू whom में आ गया आपका पब्लिक्स और विथ व्हाट इफेक्ट में आ गया आपका इफेक्ट रिगार्डिंग अवेयरनेस अबाउट वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है आपका शैनन वीवर मॉडल, जो कि 1949 में डेवलप हुआ था। ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए बना था। इसमें सेंडर, एनकोडर, चैनल विथ नॉइस, डिकोडर और रिसीवर स्टेप्स फॉलो होते हैं। यहाँ पे नॉइस को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है टेक्निकल चैनल्स के लिए। सपोज एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन अगर फोन कॉल करता है तो सेंडर अपनी बात को एनकोड करके बोलता है, जो भी वर्ड्स है वो सिग्नल्स पे कन्वर्ट होते हैं, एनकोड होते हैं और सिग्नल्स चैनल के थ्रू आगे जाते हैं। अगर बीच में कोई नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो गया तो फिर नॉइस क्रिएट होता है एंड देन रिसीवर एंड में रिसीवर क्या करता है, उन सिग्नल्स को डिकोड करता है और मैसेज को समझता है। द नेक्स्ट है बर्लो SMCR मॉडल, जो कि 1960 में डेवलप हुआ था। इसमें एलिमेंट्स यूज होते हैं आपके सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। हर एलिमेंट के अपने सब फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सोर्स का क्रेडिबिलिटी, मैसेज का कंटेंट, चैनल का सेंस ऑर्गन्स और रिसीवर का एटीट्यूड। ये मॉडल हमें इफेक्टिवनेस एनालाइज करने में मदद करता है। देन नेक्स्ट है स्टैम मॉडल, जो कि 1954 में डेवलप हुआ था। इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और फीडबैक पे एम्फेसिस होता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन से भेजने या लेने का काम नहीं है, बल्कि शेयर्ड इंटरप्रिटेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लासरूम डिस्कशंस, अगर टीचर एक कॉन्सेप्ट बताता है और स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस से उसे इंटरप्रेट करता है, डाउट पूछता है जो कि फीडबैक है, और दोनों का अंडरस्टैंडिंग ओवरलैप होता है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर इंक्लूड होता है आपका कलेक्टिव नॉलेज, स्किल्स और इंडिविजुअल के लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये सब डिसाइड करता है कि वो बात कितनी किसे समझ में आई है। एंड देन लास्ट है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये सबसे मॉडर्न अप्रोच है। इसमें दोनों पार्टीज एक साथ सेंडर और रिसीवर होते हैं और इसमें कम्युनिकेशन को एक डायनेमिक शेयर्ड प्रोसेस माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप चैट, ये एक ट्रांजैक्शनल मॉडल है। इसमें आप एक मैसेज भेजते हो और सामने वाला साइमल्टेनियसली रिप्लाई कर रहा होता है और आप तुरंत दोबारा दूसरा मैसेज भेज रहे होते हो या फिर रिएक्ट करते हो, तो दोनों ही एक वक्त पे साइमल्टेनियसली सेंडर और रिसीवर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन डायनामिक होता है और कंटिन्यूअस होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर मॉडल को उनके फोकस से कनेक्ट करके याद रखिए। जैसे कि नॉइस आपका इंट्रोड्यूस हुआ था शैनन वीवर मॉडल में, इफेक्ट आपका मोर इम्पॉर्टेंट है एरिस्टोटल और लासवेल मॉडल में, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का जिक्र हुआ है श्रैम मॉडल में, और फीडबैक आपका इम्पॉर्टेंट है श्रैम एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी ऑफ डिवीजन है बाय स्कोप और पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि स्कोप या पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्कोप और पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से आपके कम्युनिकेशन के 5 टाइप दिखाए गए हैं। सबसे पहले है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब कि जब इंसान अपने आप से कम्युनिकेट करता है, जैसे सोचना, अपने दिमाग में सेल्फ टॉक करना, रिफ्लेक्ट करना, ये सब आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम के पहले स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, पहले रिवीजन करना चाहिए या फिर MCQ सॉल्व करना चाहिए, तो ये एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने दोस्त से
बात कर रहे हो या टीचर से या फिर कलीग के साथ डायरेक्टली बात कर रहे हो, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। थर्ड है ग्रुप कम्युनिकेशन। जब एक छोटा टीम या ग्रुप एक साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर क्लास प्रोजेक्ट में 2-3 स्टूडेंट्स मिलकर एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो वो एक ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ। देन फोर्थ है पब्लिक कम्युनिकेशन। जब एक स्पीकर ऑडियंस को एड्रेस करता है तो वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली जब एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा होता है या फिर कोई लीडर रैली में स्पीच दे रहा होता है तो वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन है। एंड देन लास्ट है मास कम्युनिकेशन। जब एक मैसेज मीडिया के थ्रू एक साथ बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे कि टीवी न्यूज़, न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया कैंपेन्स मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन मोड या फिर चैनल। मोड और चैनल के हिसाब से कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी वर्ड्स का यूज करके जो बात किया जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन भी 2 तरह के होते हैं। पहला है ओरल कम्युनिकेशन, जैसे कि लेक्चर देना, ग्रुप डिस्कशन करना या फिर फ़ोन पे बात करना, ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा है रिटन कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल्स, रिपोर्ट्स लिखना या फिर एग्ज़ाम में आंसर शीट पे आंसर लिखना, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए रिटन कम्युनिकेशन के। वर्बल कम्युनिकेशन का खासियत ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन जनरली क्लियर होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और इसका अगर रिटन फॉर्मेट में है तो इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन मोड या चैनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना वर्ड्स के जो मैसेज कन्वे होता है, जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, पर्सनल स्पेस, टच, ड्रेस या फिर अपीयरेंस से जो आप कम्युनिकेट करते हैं उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी पावरफुल होता है क्योंकि यहाँ एक्चुअल इमोशंस दिखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक स्टूडेंट बोलता है हाँ मैम समझ में आ गया, लेकिन उसका चेहरा कन्फ्यूज्ड हो, तो नॉन वर्बल क्यूज कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज वर्बल मैसेज को रीइंफोर्स भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कभी कभी उसका ऑपोजिट भी दिखा सकते हैं, कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए एक अच्छा स्पीकर हमेशा इंश्योर करता है कि उसके वर्ड्स और उसके बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ अलाइन हो, वरना ऑडियंस को मिक्स सिग्नल भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्शन। इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन के 4 टाइप्स होते हैं: डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन तब होता है जब कम्युनिकेशन हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैनेजर स्टाफ्स को इंस्ट्रक्शन देता है या फिर स्टूडेंट टीचर्स को लेसन डिलीवर करता है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। यहाँ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं: इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज, लेसन्स डिलीवरी, ऑफिशियल सर्कुलर्स, ये सारे आपके डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ अथॉरिटी क्लियर होती है और कंट्रोल मेंटेन होता है। ये कम्युनिकेशन ज्यादातर फॉर्मल और डायरेक्टिव नेचर का होता है। इस कम्युनिकेशन से रोल क्लियर होते हैं और लीडर्स अपने डिसीजंस फास्ट ट्रांसमिट कर पाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कम्युनिकेशन डाउनवर्ड हुआ तो ये वन वे कम्युनिकेशन बन जाता है और फिर फीडबैक बहुत कम आता है और कभी कभी स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड भी फील कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के साथ साथ आप हमेशा फीडबैक चैनल्स भी ऐड करके रखें, जैसे कि क्लास में Q&A सेशंस या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन बॉक्स या फिर ओपन ऑफिस आवर्स। इससे कम्युनिकेशन 2 वे हो जाता है और इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ जाता है, जैसे एक एम्प्लॉय मैनेजर को रिपोर्ट करता है या फिर स्टूडेंट टीचर को कोई फीडबैक देता है, तो वो एक अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। इसके एग्जांपल्स में आते हैं आपके फीडबैक फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस अपडेट्स, कंप्लेंट्स या फिर सजेशंस। अपवर्ड कम्युनिकेशन में लीडर को ग्राउंड रियलिटी देखने को मिलता है, यानी उन्हें एक्चुअल सिचुएशन समझ में आता है और करेक्टिव एक्शंस लेने में भी ये मदद करता है। लेकिन कभी कभी अपवर्ड कम्युनिकेशन फिल्टर्ड हो जाता है, सेंसर्ड हो जाता है या फिर लोग अपना ओपिनियन ओपनली देने से डरते हैं, पनिशमेंट के डर से या फिर सिंपल फियर की वजह से। इसको इफेक्टिव बनाने के लिए लीडर्स को ओपन चैनल्स क्रिएट करने चाहिए, जैसे कि एनोनिमस फीडबैक फॉर्म्स। मतलब कि आप फीडबैक दे रहे हो बट अपना डिटेल बताने का ज़रूरत नहीं है।
रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट कराए या फिर एक फ्लैट हायरार्की हो जिसमें लोग अपना इनपुट इजीली दे सकें। बेसिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फीडबैक मैकेनिज्म का काम करता है और बिना इसके लीडर्स को सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा। थर्ड है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसे हम लैटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ये होता है पीयर्स के बीच का कम्युनिकेशन या फिर सेम हायरार्कियल लेवल में जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं उनके बीच का कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी में 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, या फिर आपका टीम्स के बीच में जो डिस्कशन होता है, या फिर स्टूडेंट्स अपने पीयर लर्निंग ग्रुप में जो बात करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है आपके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के। इस तरह के कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं। ये वर्टिकल चैनल से ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि इसमें हायरार्की क्रॉस नहीं करना पड़ता। पर अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अलाइन ना करे तो फिर साइलोज बन जाते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि क्रॉस यूनिट मीटिंग्स कंडक्ट कराओ और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स यूज़ करो ताकि सबका काम एक ही डायरेक्शन में चले और डुप्लीकेसी या फिर कॉन्फ्लिक्ट ना आए। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक तरह का टीम वर्क है जो कि फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बिग पिक्चर से उसका अलाइन रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट, डायरेक्शन के बेसिस पे लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है डायगोनल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन अक्रॉस लेवल्स और अक्रॉस यूनिट्स होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टली एक टेक्निकल एनालिस्ट को मेल करे जो कि दूसरी टीम का है, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है। या फिर एक स्टूडेंट एडमिन ऑफिस को डायरेक्टली अप्रोच करे एग्जाम शेड्यूल जानने के लिए, तो ये भी एक डायगोनल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया है, अगर एक जूनियर स्टाफ जो कि डिपार्टमेंट ए का है वो डायरेक्टली एक सीनियर स्टाफ से जो कि डिपार्टमेंट बी का है कांटेक्ट करे किसी स्पेसिफिक इश्यू को लेके, तो ये भी एक डायगोनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। इसका फायदा ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत फास्ट हो जाता है, लंबा चेन ऑफ कमांड को बाईपास करता है ये, और प्रोजेक्ट के लिए ये काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन दिक्कत ये है कि कभी कभी अथॉरिटी बाईपास हो जाता है और इसके कारण कन्फ्यूज़न या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है, स्पेशली अगर सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म ना किया गया हो तो बेटर है कि डायगोनल चैनल्स को यूज़ करो एफिशिएंसी के लिए, लेकिन हर डिसीजन को डॉक्यूमेंट भी करो और सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म भी करते रहो ताकि ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे। डायगोनल कम्युनिकेशन एक तरह का शॉर्टकट है जो कि यूज़फुल है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम टिप्स, नेट एग्ज़ाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन दिया हुआ रहा कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है वो किस तरह का कम्युनिकेशन डिस्क्राइब करता है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। और अगर एक क्लर्क किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर को अप्रोच करता है तो वो एक डायगोनल कम्युनिकेशन है। अब नेक्स्ट कैटेगरी है बाय फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बेसिस पे कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन है जो ऑफिशियल, प्लान और सैंक्शन चैनल्स के थ्रू होता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करता है। एग्जाम्पल के लिए ऑफिशियल मेमोज, सर्कुलर्स, सिलेबस अनाउंसमेंट्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ये सारे आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है, अकाउंटेबल होता है। ये मोस्टली हायरार्की और पॉलिसीज़ को फॉलो करता है। इसका कब यूज़ करना चाहिए? जब भी ऑफिशियल डिसीजंस लेने हो, पॉलिसीज़ हो, ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करने हो, या फिर लीगल नोटिसेस हो, या फिर करिकुलम चेंजेस कम्युनिकेट करने हो, तो ऐसे सिचुएशंस में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ट्रेसेबिलिटी, यानी कि हर बात फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिकॉर्डेड होता है और अथॉरिटी भी क्लियर होता है और इंस्टीट्यूट वाइड कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है, बिकॉज सारे प्रोसेसेस फ्लो करने पड़ते हैं तो उसके कारण कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है और थोड़ा लेस पर्सनल लगता है, और इसमें स्पॉन्टेनियस फीडबैक भी डिस्करेज किए जाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जरूरी है जब बात ऑफिशियल और लीगली बाइंडिंग हो, बट इसके साथ फ्लेक्सिबल इनफॉर्मल चैनल्स को भी इंक्लूड करना काफ़ी हेल्पफुल होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसे अक्सर हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये कम्युनिकेशन अनऑफिशियल और स्पॉन्टेनियस होता है।
जो इंडिविजुअल्स के बीच में नेचुरली डेवलप होता है। यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं जैसे कि कैजुअल हॉलवे कॉन्वर्सेशंस, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो कॉन्वर्सेशन होते हैं, या फिर स्टूडेंट गॉसिप्स, इनप्रॉम्प्टू चैट्स, ये सारे एग्जांपल हो गए आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। ये कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इमोशनली एक्सप्रेसिव होता है, बट ये कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी रैपिडली स्प्रेड करता है और सोशल बॉन्डिंग बिल्ड करता है और कभी कभी हिडन इश्यूज भी सामने लाता है। लेकिन इसके लिमिटेशंस ये है कि ये प्रॉन टू डिस्टॉर्शन होता है, मतलब कि फैक्ट्स से अलग बात हो सकते हैं, रूमर्स क्रिएट करता और इसमें लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप ग्रेपवाइन को मॉनिटर करो फॉर सिग्नल्स, मिस इन्फॉर्मेशन को जल्दी करेक्ट करो और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उन्हें फॉर्मल अनाउंसमेंट्स में कन्वर्ट करो। एक कॉमन मिस्टेक ये होता है कि स्टूडेंट्स हर ब्रॉडकास्ट को मास कम्युनिकेशन समझ लेते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का जो न्यूज़ लेटर है वो मास हो सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए, बट वो पब्लिक मास के लिए हिडन ही होता है, तो वो मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल नहीं हुआ। अब थोड़ा सा वर्बल कम्युनिकेशन को हम डिटेल में देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स के थ्रू बात को कन्वे किया जाता है, या तो बोलकर या फिर लिखकर। तो ओरल कम्युनिकेशन, जिसे हम स्पोकन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इमीडिएट फीडबैक देता है और इसमें स्पीकर का टोन पता चलता है और इस पे स्पॉन्टेनियस एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एफिमेरल होता है, यानी कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो इसका वैल्यू ओवर द टाइम ख़त्म हो जाता है। और कभी कभी जब ओरली बात बोली जाती है तो इट कैन बी मिसहर्ड, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए वो है क्लैरिटी ऑफ स्पीच, नॉलेज ऑफ पेस, वॉइस मॉड्यूलेशन और क्वेश्चनिंग। ये सारे टेक्निक्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आता है वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन। ये परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, इसलिए इसमें अकाउंटेबिलिटी और प्रिसीजन ज़्यादा होती है और आप इसे एडिट करके और भी ज़्यादा स्पेसिफिक बना सकते हो। बट इसमें फीडबैक डिलेड होता है और इसमें टोन या फिर जो पैरा लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि वोकल क्यूज़ या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी लैंग्वेज, ये सारे मिसिंग होते हैं, तो उनका रिचनेस नहीं होता है इसमें। इसके लिए जो स्किल्स नीडेड होते हैं वो है आपका रिटन स्किल्स, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, क्लैरिटी और कंसाइज सेंटेंसेस, या फिर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रॉपर लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी मेंटेन करके रखना। जैसे आप फॉर्मल एप्लीकेशन लिख रहे हो तो वो ज़्यादा फॉर्मल होना चाहिए, और आप किसी फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो तो इट कैन बी इनफॉर्मल। बेस्ट प्रैक्टिस अगेन ये होता है कि आप एक मिक्स यूज़ करो, यानी कि जैसे आप क्लास में कोई लेक्चर दे रहे हो तो कौन सा स्लाइड्स यूज़ करो रिटन नोट्स के लिए, और साथ ही साथ ओरल एलैबोरेशन भी दो। इससे क्लैरिटी भी मिलता है और रेफरेंस मटेरियल भी। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसके टाइप्स को भी हम समझते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स का यूज़ किए हुए मैसेज को कन्वे करना होता है। ये अक्सर वर्बल मैसेज को रीइंफोर्स करता है, अगेन कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है। सबसे पहले पैरा लैंग्वेज, जिसे हम वोकलिक्स भी कहते हैं। कम्युनिकेशन में टोन, पिच, वॉल्यूम, स्पीड और पॉजेज, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप कहते हो आई एम फाइन, तो ये एक फ्लैट टोन है, इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टूडेंट उदास है, लेकिन अगर चेयरफुल और पॉजिटिव वे में ये कहा जाए या आई एम फाइन, तो ये एक पॉजिटिविटी दिखाता है। सेकेंड टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है किनेसिक्स, यानी कि बॉडी मूवमेंट। इसमें जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, ये सब आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्माइल आपका फ्रेंडलीनेस दिखाता है और वहीं क्रॉस्ड आर्म्स आपका डिफेंसिवनेस दिखाता है। नेक्स्ट टाइप है आपका प्रॉक्सिमिक्स। ये बेस्ड होता है ऑन द यूज़ ऑफ फिजिकल स्पेस या फिर इंटरपर्सनल डिस्टेंस कितना है। ये डेवलप किया गया था एडवर्ड टी हॉल के द्वारा। तो कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिस्टेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन इंटीमेट हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, सोशल हो सकता है या फिर पब्लिक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप काफ़ी क्लोज स्टैंड करके बात कर रहे हो तो वो किसी किसी कल्चर में अलाउड होगा, वेलकम्ड होगा, बट इन अदर कल्चर वो इंट्रूसिव लगेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है हैप्टिक्स। इट्स बेस्ड ऑन टच।
जैसे कि हैंड शेक, पैट ऑन द बैक। ये एग्जाम्पल है आपके हैप्टिक्स के। याद रखो टच का मीनिंग हर कल्चर में अलग अलग होता है। नेक्स्ट टाइप है आपका क्रोनेमिक्स। इसमें यूज़ ऑफ टाइम होता है, जैसे कि पंक्चुअलिटी, आपका बात में पॉज लेंथ कितना है, या फिर वेटिंग टाइम कितना आपको फॉलो करना है बिफोर रिस्पॉन्डिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़े तो कहीं कहीं इसे डिसरेस्पेक्ट भी माना जाता है। नेक्स्ट टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिक्स या फिर आर्टिफैक्ट्स, जैसे कि आपने कपड़े क्या पहने हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या यूज़ कर रहे हो, एसेसरीज़ क्या है, ऑफिस लेआउट कैसा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप फॉर्मल ड्रेस पहनते हो तो वो प्रोफेशनलिज्म डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। एंड देन नेक्स्ट टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कॉन्टैक्ट। ये एक यूनिवर्सल सिग्नल होता है, लेकिन कुछ कल्चर में इसमें भी वेरिएशंस होते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक बिहेवियर किस कैटेगरी में आता है, जैसे कि हैंडशेक किस कैटेगरी में आता है, तो वो आता है आपका हैप्टिक्स कम्युनिकेशन के अंदर। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लेस इम्पॉर्टेंट है, ये समझने का कभी गलती नहीं करना चाहिए, ये कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि रियलिटी में मैसेज का मेजर पार्ट नॉन वर्बल क्यूज ही कैरी करता है, मोर देन वर्ड्स। अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिव लिसनिंग के बारे में। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है लिसनिंग, बोलना नहीं, लिसनिंग ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं होता है, हमें एक्टिवली बात को सुनना भी पड़ता है। और इफ़ेक्टिव लिसनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, वो इस तरह से। सबसे पहला है गिव फुल अटेंशन, मतलब कि मल्टीटास्किंग बंद कर दो। जैसे कि अगर आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो और साथ में टीचर का बात भी सुन रहे हो तो वो एक्टिव लिसनिंग नहीं है। जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ दो और ध्यान दे के सुनो। सेकंड है सो दैट यू आर लिसनिंग, मतलब कि दिखाओ कि आप ध्यान से सुन रहे हो, जैसे कि सर हिलाना या फिर आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना, या फिर स्पीकर को सिग्नल देना इन सम वे कि आप इंगेज्ड हो, सुन रहे हो ध्यान से। थर्ड है पैराफ्रेज करना या फिर समराइज करना, आपने जो भी सुना है उसे दोबारा अपने वर्ड्स में बोलना कि आपने क्या समझा है। ये क्लियर क्लैरिटी देता है। देन फोर्थ स्टेप्स है क्वेश्चंस आस्क करना, अगर कोई डाउट है तो पोलाइटली क्लैरिफाई करने के लिए बोलना। एंड देन फिफ्थ है प्रोवाइड नॉन जजमेंटल फीडबैक, मतलब कि बिना इंटरप्ट किए या फिर बिना क्रिटिसाइज किए अपना रिस्पॉन्ड देना। अब हम देखते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब अलग अलग कल्चर्स के लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल भी अलग अलग होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, वो भी एडवर्ड टी हॉल के द्वारा दिया गया है, वो है हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर का कॉन्सेप्ट। तो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स वैसे कल्चर्स होते हैं जहाँ मीनिंग मोस्टली कॉन्टेक्स्ट या फिर रिलेशनशिप के बेसिस पे निकाला जाता है, मोस्टली नॉन वर्बल क्यूज को फॉलो किया जाता है रादर देन वर्ड। हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स में कम्युनिकेशन का स्टाइल आपका इनडायरेक्ट होता है या फिर इम्प्लिसिट होता है, मतलब कि आप क्या समझ रहे हो रादर देन क्या बोला जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जापान, अरब कंट्रीज, यहाँ पे आपका हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स फॉलो होता है कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ आपको हर बात डायरेक्टली कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो समझना कॉन्टेक्स्ट या टोन से ज़्यादा सही माना जाता है। नेक्स्ट है आपका लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स। इन कल्चर्स में मीनिंग डायरेक्टली वर्ड्स से निकाले जाते हैं, कम्युनिकेशन यहाँ पे एक्सप्लिसिट, डायरेक्ट और क्लियर होता है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए और जर्मनी जैसे कंट्रीज लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बात करना प्रोफेशनलिज्म दिखाता है और क्लैरिटी डिफाइन करता है। अब कभी भी गुड कम्युनिकेशन के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ पे दिए गए हैं कि हमेशा क्लियर और सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करो। आइडियम्स या फ्रेजेस हो गए उन्हें अवॉइड करो, क्योंकि हर कल्चर में उसका समझ अलग होता है और मे बी कुछ लोग ना समझें। सामने वाले को समझ आया या नहीं आया उसे कंफर्म करो, मतलब कि कंफर्मेशन लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमेशा रेस्पेक्ट शो करो फॉर एवरी कल्चर। एंड ऑल्सो ये कभी मत एज्यूम करना कि डायरेक्टनेस का मतलब होता है रूडनेस, ये सिर्फ कल्चरल डिफरेंस है। बेस्ट कम्युनिकेटर वही होता है जो अपने स्टाइल को कल्चर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सके। अब हम देखते हैं 6 कल्चरल डायमेंशंस। गीत हॉफस्टेड ने एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क दिया था जिससे हम कल्चर्स के कम्युनिकेशन स्टाइल को समझ सकते हैं, और इसे कहते हैं हम 6 कल्चरल डायमेंशन। तो सबसे पहला डायमेंशन है पावर डिस्टेंस डायमेंशन। ये मेजर करता है कि लोग कितना अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को
इन जनरल एक्सेप्ट करते हैं। इसका की आइडिया ये है कि हाई पावर डिस्टेंस कल्चर्स में लोग हायरार्की को रेस्पेक्ट करते हैं, अथॉरिटी को जनरली वो क्वेश्चन नहीं करते, और लो पावर डिस्टेंस कल्चर्स में इक्वालिटी और ओपन डिस्कशंस ज़्यादा होते हैं। सेकंड डायमेंशन है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। ये मेजर करता है कि एक कल्चर में लोग अपने आप को कितना इंडिपेंडेंट या फिर ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। इसका की आइडिया ये है कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में पर्सनल गोल्स और अचीवमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यूएसए में, और कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में ग्रुप लॉयल्टी और हार्मनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज़ में। थर्ड डायमेंशन है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। ये मेजर होता है बाय अचीवमेंट और कंपटीशन वर्सेस कोऑपरेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका की आइडिया ये है कि मैस्कुलिन कल्चर्स में डिस्टिंक्ट जेंडर रोल्स और सक्सेस फोकस होता है, जबकि फेमिनिन कल्चर्स में रोल्स शेयर्ड होते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप और केयर ज़्यादा वैल्यूबल होता है। फोर्थ डायमेंशन है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। इसमें मेजर होता है कि लोग कितना एम्बिग्विटी और रिस्क टॉलरेट करते हैं। इसका की आइडिया ये है कि हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर में स्ट्रिक्ट रूल्स और लो रिस्क टेकिंग कल्चर होता है, जैसे कि जापान में, जबकि लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस होता है, जैसे कि यूएसए में। नाउ फिफ्थ डायमेंशन है आपका लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। इसमें फ्यूचर वर्सेस प्रेजेंट या फिर पास्ट पे फोकस होता है। इसका की आइडिया ये है कि लॉन्ग टर्म कल्चर्स प्रिजर्वेंस में सेविंग और पेशेंस पे फोकस ज़्यादा होता है, जैसे कि चाइना, जबकि शॉर्ट टर्म कल्चर्स ट्रेडिशन में क्विक रिजल्ट्स पर ज़्यादा फोकस होता है, जैसे कि यूएसए। एंड देन लास्ट डायमेंशन है आपका इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेन। डिज़ायर और इन्जॉयमेंट कितना फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, ये इसका फोकस होता है। इसका की आइडिया ये है कि इंडल्जेंट कल्चर लाइफ एंजॉय करते हैं, फन और लीजर को वैल्यू करते हैं, जैसे कि मैक्सिको, और रिस्ट्रेंट कल्चर सोशल नॉर्म्स के कंट्रोल में रहते हैं और डिज़ायर्स को लिमिट करके रखते हैं, जैसे कि रसिया में। एग्ज़ाम में एक कल्चरल सिनेरियो दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये कौन से डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन एंड डायनामिक्स। जब लोग ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं। कम्युनिकेशन के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए अलग अलग रोल्स असाइन किए जाते हैं, जिससे ग्रुप का काम एफिशिएंटली और स्मूथली हो सके। तो इसमें रोल्स जो असाइन होते हैं वो हो सकते हैं लीडर, जो आपके ग्रुप को डायरेक्शन देता है और इंश्योर करता है कि ग्रुप अपने गोल्स को अचीव कर सके। देन नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटर। ये डिस्कशन को स्मूथ बनाता है और इंश्योर करता है कि सब मेंबर्स पार्टिसिपेट करें। थर्ड है आपका रिकॉर्डर। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कशंस का नोट्स प्रिपेयर करता है ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड अवेलेबल हो सके। एंड देन है टाइम कीपर। ये इंश्योर करता है कि हर टास्क और एक्टिविटी टाइम पे कंप्लीट हो और डिस्कशन अननेसेसरीली एक्सटेंड ना होता जाए। एंड देन लास्ट है आपका डेविल्स एडवोकेट। ये इंटेंशनली अलग पर्सपेक्टिव सामने रखता है ताकि ग्रुप में ब्लाइंड एग्रीमेंट ना हो और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। ये इस तरह से रोल्स क्लियरली डिफाइन करने से ग्रुप एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है टकमैन्स स्टेजेस ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। तो जब लोग एक ग्रुप में काम करते हैं तो उनका इंटरेक्शन और बिहेवियर अलग अलग स्टेजेस से होके गुजरता है। इसको समझने के लिए ब्रूस टकमैन ने एक फेमस मॉडल दिया है जिसमें 5 स्टेजेस होते हैं: फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। तो सबसे पहले फॉर्मिंग। इस स्टेज में ग्रुप का फॉर्मेशन होता है और मेंबर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज में लोग कॉशियस होते हैं और मोस्टली पोलाइट बिहेवियर देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट स्टेज आता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स आते हैं क्योंकि मेंबर्स अपने आइडियाज़ और प्रेफरेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं और ये स्टेज ग्रुप के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। देन थर्ड स्टेज है आपका नॉर्मिंग। नॉर्मिंग स्टेज में ग्रुप के रूल्स, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं। मेंबर्स कोऑपरेशन और हार्मनी डेवलप करते हैं और ग्रुप कोहेसिव
बन जाता है। एंड देन फोर्थ स्टेज है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग स्टेज में ग्रुप एफिशिएंटली काम करता है, सब मेंबर्स अपने रोल्स इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं और ग्रुप गोल अचीव करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लास्ट स्टेज आता है आपका एडजर्निंग। एडजर्निंग स्टेज में ग्रुप डिसॉल्व होता है, यानी कि टास्क कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ग्रुप के मेंबर्स अपने अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप थिंक। कभी कभी ग्रुप में प्रेशर होता है कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में सोचे और डिसएग्रीमेंट ना दिखाए। इस फेनोमेना को ग्रुप थिंक कहते हैं। ग्रुप थिंक की वजह से क्रिएटिव सॉल्यूशंस या फिर क्रिटिकल थिंकिंग कम्युनिकेशन से मिस हो जाता है। ग्रुप थिंक अवॉइड करने के लिए डेविल्स एडवोकेट को अपॉइंट करना ज़रूरी है, जो इंटेंशनली अलग पर्सपेक्टिव सामने रखे और डिस्कशन में क्वेश्चंस उठाएं। साथ ही ग्रुप में डिसेंट यानी कि डिफरेंट ओपिनियंस और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी इनकरेज करना चाहिए, ताकि हर मेंबर अपनी सोच को ओपनली सामने शेयर कर सके और बेटर डिसीजन लिया जा सके। देन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मेंशन किए गए हैं। ग्रुप के अंदर लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इसका भी अलग अलग पैटर्न्स होता है। इस पैटर्न को ही हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है आपका चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में कम्युनिकेशन सीक्वेंशियल होता है, मतलब कि एक पर्सन मैसेज रिसीव करके नेक्स्ट पर्सन को पास ऑन करता है और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है। ये काफ़ी ऑर्डरली और स्ट्रक्चर्ड होता है और इसमें कन्फ्यूजन कम हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो भी होता है क्योंकि हर स्टेप पे मैसेज पास करने का वेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक लाइन ऑफ कमांड है जहां मैनेजर पहले टीम लीडर को मैसेज कन्वे करता है और फिर टीम लीडर अपने स्टाफ को उसी अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देता है, तो ये एक चेन नेटवर्क है। सेकेंड है आपका व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में कम्युनिकेशन लीडर सेंट्रिक होता है। जब लोग डायरेक्टली लीडर से बात करते हैं और लीडर ही सबको इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये व्हील नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ये नेटवर्क काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि सब डायरेक्ट लीडर से कनेक्टेड है, लेकिन ये वन साइडेड भी हो सकता है क्योंकि लीडर का कंट्रोल ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक टीम में टीम लीडर सबके क्वेरीज हैंडल करता है और डिसीजन सबको फॉरवर्ड करता है। थर्ड, ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क में सब लोग डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ कोई हायरार्की नहीं होता। ये नेटवर्क फास्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोलैबोरेटिव होता है और क्वालिटी भी इसकी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर ग्रुप बड़ा हो तो केओस या फिर ओवरलैपिंग हो सकता है। एग्जाम्पल है क्लासरूम ग्रुप डिस्कशन या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, जहाँ सब स्टूडेंट्स फ्रीली अपने आइडियाज शेयर करते हैं। अब बात करते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के की एस्पेक्ट्स की। क्लासरूम कम्युनिकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाते हैं। क्लासरूम में एक कॉमन कम्युनिकेशन पैटर्न होता है जिसे IRF या फिर IRE सीक्वेंस कहते हैं। इसमें टीचर पहले इनिशिएशन करता है, मतलब कि एक क्वेश्चन आस्क करता है, उसके बाद फिर स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है वाया आंसर, और फिर फीडबैक या फिर इवैल्यूएशन होता है, मतलब कि टीचर के कमेंट्स आते हैं। ये सीक्वेंस इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल हो। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है TTT यानी कि टीचर टॉक टाइम का वर्सेस STT यानी स्टूडेंट टॉक टाइम। इफेक्टिव क्लासरूम में एम होता है कि STT इंक्रीज हो, यानी कि स्टूडेंट टॉक टाइम इंक्रीज हो, ताकि स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्न कर सके और इंगेज हो सके। ये ना हो कि सिर्फ टीचर ही बोल रहा है। क्लासरूम क्वेश्चंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला है क्लोज्ड क्वेश्चंस, जिसमें सिंपल यस या नो में आंसर मिलते हैं। दूसरा है ओपन या फिर इलैबोरेटिव क्वेश्चंस, इसमें आपका इलैबोरेटिव और एक्सप्लेनेशन बेस्ड आंसर प्रोवाइड करना होता है। देन थर्ड है आपका प्रॉबिंग क्वेश्चंस, इसमें स्टूडेंट्स को डीपर थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। और फिर फोर्थ टाइप है आपका लीडिंग क्वेश्चंस, ये बायस्ड या फिर हिंट देने वाले होते हैं। जब भी आप स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा वेट टाइम देना चाहिए, जैसे कि 2 से 5 सेकंड का, ताकि स्टूडेंट्स उस बारे में सोच सके और उनके आंसर्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके। प्रैक्टिकल टीचिंग के लिए थिंक पेयर शेयर जैसे एक्टिविटीज़ यूज किए जा सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स पहले सोचते हैं, फिर
पार्टनर के साथ डिस्कस करते हैं और फिर फाइनली ग्रुप के सामने अपना पॉइंट शेयर करते हैं। इससे स्टूडेंट टॉक टाइम एसटीटी इंक्रीज होता है और फिर लर्निंग ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है। नेट एग्जाम में अक्सर क्लासरूम विग्निटीज दिए जाते हैं जिसमें आपको आईआरएफ सीक्वेंस या फिर पुअर क्वेश्चनिंग आइडेंटिफाई करना होता है। अब बात करते हैं हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की और साथ में उनके रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे। बैरियर्स वो होते हैं जो कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला आता है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स जैसे कि नॉइज़, डिस्टेंस या फिर इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं। इसका रेमेडी ये है कि एक क्वाइट रूम यूज़ करें, माइक्रोफोन्स या फिर साउंड सिस्टम का यूज़ करें ताकि मैसेजेस क्लियरली ट्रांसमिट हो सके। सेकंड है आपका सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स तब आते हैं जब जार्गन्स, टेक्निकल टर्म्स या फिर एम्बिगुअस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसका रेमेडी ये है कि आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, टेक्निकल टर्म्स पहले से डिफाइन करें और क्लियर एग्जांपल्स दें किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। थर्ड टाइप ऑफ बैरियर है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। ये इंक्लूड करते हैं कुछ भी आपके प्रिजुडिस हो, एंग्जाइटी लेवल, फियर या फिर पर्सनल बायसेस जो रिसीवर के इंटरप्रिटेशन को अफेक्ट करते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए आपके रेमेडीज़ है कि आप एक रैपिड बिल्ड करो, एम्पैथी दिखाओ और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ लोग फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें। फोर्थ बैरियर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स अराइज करते हैं जब हायरार्की ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो या फिर कम्युनिकेशन चेन लंबी हो। इसका रेमेडी ये है कि कम्युनिकेशन चैनल्स क्लियर करें और ज़रूरत पड़े तो हायरार्की को फ्लैटन कर दें ताकि इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली फ्लो कर सके। देन फिफ्थ बैरियर है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर्स तब आता है जब डिफरेंट नॉर्म्स, वैल्यूज़ या फिर एक्सपेक्टेशंस क्लैश करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि कल्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और कम्युनिकेशन स्टाइल को अडॉप्ट करें आप अकॉर्डिंग टू कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सिक्स्थ है आपका परसेप्चुअल बैरियर। ये बैरियर तब अराइज होता है जब लोग सेलेक्टिव परसेप्शन शो करते हैं और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ही रिलाई करते हैं। इसका रेमेडी ये है कि मल्टीपल एग्जाम्पल्स, फीडबैक्स और क्लैरिफिकेशंस यूज़ किया जाए ताकि मैसेज प्रॉपरली समझा जा सके। सेवेंथ है आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स तब आता है जब पुअर कनेक्टिविटी हो, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हो या फिर टेक्निकल फेलियर्स आ जाए। इसका रेमेडी ये है कि आप बैकअप प्लान हमेशा से रेडी रखें और ऑफलाइन रिसोर्सेज भी रेडी रखें ताकि आप उसे अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सकें। एथ और लास्ट बैरियर है आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड बैरियर, जैसे कि शायद अभी हो रहा होगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड तब होता है जब एक साथ बहुत ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाता है। इससे डाइजेशन मुश्किल हो जाता है और इसका रेमेडी ये है कि इंफॉर्मेशन को चंक करे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करे और समरीज प्रोवाइड करे और साथ ही विजुअल एड्स दे ताकि लर्निंग इफेक्टिव हो सके। अगर आपके साथ अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है तो बेटर होगा कि वीडियोस को आप पार्ट्स में देखें। अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंच गए हैं। आपका लास्ट मीडिया है मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो हम बात करते हैं कि मास मीडिया और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है कम्युनिकेशन से। मास मीडिया वो चैनल्स है जो लार्ज और हेट्रोजीनियस ऑडियंस तक इंफॉर्मेशन को, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो फिर या एजुकेशन हो, पहुंचाती है। और इसमें आपका इंक्लूडेड होता है प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, डिजिटल मीडियाज़, वेबसाइट्स, सोशल मीडियाज़ और फिल्म्स इंक्लूडेड होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ मास मीडिया है। प्रिंट मीडिया जो है वो आपका लार्जली टेक्स्ट बेस्ड होता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया जैसे कि रेडियो, टीवीज़, ये ऑडियो विजुअल मैसेजेस को काफ़ी जल्दी और वाइड स्प्रेड वे में डिलीवर करते हैं। देन आपका आता है डिजिटल मीडिया। इसमें आपके ऐप्स भी आ जाते हैं और ये इंटरेक्टिव और इंस्टेंट कम्युनिकेशन को पॉसिबल करते हैं। एंड लास्ट है आपका फिल्म, जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ कल्चरल और सोशल मैसेज को भी कन्वे करता है। अब मास मीडिया का फंक्शंस क्या है। मास मीडिया का सोसाइटी में कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे कुछ रोल्स या फिर फंक्शंस मेंशन्ड है। पहला है सर्वेलेंस, मतलब कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि न्यूज़ या फिर अपडेट्स लोगों तक पहुँचाना। सेकेंड है कोरिलेशन, इवेंट्स को इंटरप्रेट करना और ऑडियंस को समझने में हेल्प करना। थर्ड है
कल्चरल ट्रांसमिशन, वैल्यूज़, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस को कन्वे करना अक्रॉस जनरेशन। देन फोर्थ है आपका एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन और एन्जॉयमेंट प्रोवाइड करना। फिफ्थ है आपका एजुकेशन, मतलब कि नॉलेज को स्प्रेड करना। एंड देन लास्ट है आपका मोबिलाइजेशन, मतलब कि सोशल चेंज को प्रमोट करना। मास मीडिया और उसके इफेक्ट्स के बेसिस पे कुछ की थ्योरीज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है आपका हाइपोडर्मिक नीडल या फिर मैजिक बुलेट थ्योरी। ये एक अर्ली मॉडल है जो कहता है कि मीडिया इफेक्ट्स डायरेक्ट और पावरफुल होता है और ऑडियंस इन जनरल पासिव होती है। ये मोस्टली हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के लिए याद रखा जाता है और अब ये थ्योरी मोस्टली डिस्क्रेडिटेड है। सेकंड थ्योरी है आपका टू स्टेप फ्लो। ये दिखाता है कि मीडिया मैसेजेस पहले ओपिनियन लीडर्स तक पहुंचते हैं और फिर वो वाइडर पब्लिक तक उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। थर्ड थ्योरी है आपका एजेंडा सेटिंग थ्योरी। फोर्थ थ्योरी है आपका कल्टिवेशन थ्योरी। ये कहता है कि लॉन्ग टर्म टीवी एक्सपोजर ऑडियंस के परसेप्शंस और रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है। नेक्स्ट थ्योरी है आपका यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ऑडियंस एक्टिव होती है और अपनी मीडिया खुद सेलेक्ट करती है। ये अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी या फिर एंटरटेनमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए मीडिया को यूज़ करती है। नेक्स्ट है मीडिया एथिक्स एंड रेगुलेशन। मीडिया एथिक्स एंड रेगुलेशंस इंश्योर करता है कि मास मीडिया रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल रहे। मीडिया एथिक्स के कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं, जैसे एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी फैक्ट्स को सही तरीके से रिपोर्ट करना। सेकंड है आपका प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना। थर्ड है आपका सेंसेशनलिज्म, जिसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि एग्जैगरेटेड हेडलाइंस या फिर कंटेंट पब्लिश किया जाता है, वो अवॉइड करना। और लास्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे पर्सनल या फिर कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए रिपोर्टिंग को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं मीडिया एथिक्स और रेगुलेशन के कुछ मेजर थ्योरीज जो डिफाइन करते हैं कि मीडिया का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला थ्योरी है आपका लिबर्टेरियन थ्योरी। लिबर्टेरियन थ्योरी कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री ऑपरेट करना चाहिए। इसका फोकस होता है इंडिविजुअल राइट्स, फ्री प्रेस और मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ पे, जहां लोग अपनी सोच ओपनली एक्सप्रेस कर सकें। सेकंड थ्योरी है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी कहता है कि मीडिया का ड्यूटी सोसाइटी के प्रति है और मीडिया को एक्यूरेट, फेयर और बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। इसका फोकस होता है एथिकल जर्नलिज्म, पब्लिक इंटरेस्ट और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने पे। थर्ड है आपका अथॉरिटेरियन थ्योरी। अथॉरिटेरियन थ्योरी कहता है कि मीडिया को गवर्नमेंट या फिर रूलिंग एलाइट कंट्रोल करते हैं और वो सिर्फ स्टेट अप्रूव मैसेजेस को प्रमोट करते हैं। इस थ्योरी का मेन फोकस होता है सेंसरशिप और कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। देन फोर्थ है आपका सोवियत या फिर कम्युनिस्ट थ्योरी। ये थ्योरी कहता है कि मीडिया स्टेट आइडियोलॉजी और वर्किंग क्लास के गोल्स को सर्व करे। इसका फोकस है कलेक्टिव इंटरेस्ट, प्रोपेगेंडा और सोशल कोहेजन, ताकि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स प्रमोट हो सके। फिफ्थ है डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी। डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी कहता है कि मीडिया का काम नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट करना है। ये थ्योरी इमर्जिंग नेशंस और नेशन बिल्डिंग पे फोकस करता है ताकि सोशल प्रोग्रेस अचीव हो सके। सिक्स्थ है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी। ये थ्योरी कहता है कि मीडिया सिटीजन पार्टिसिपेशन और ग्रासरूट एक्सप्रेशंस एनकरेज करे। इसका फोकस है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अल्टरनेटिव मीडिया और डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, जिससे लोकल वॉइसेस और ओपिनियंस रिप्रेजेंट हो सकें। एग्ज़ाम में अक्सर थ्योरीज और उसके फोकस एरियाज के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें थ्योरी आइडेंटिफाई करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है रेगुलेटरी बॉडीज़ इंडिया के क्या है। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स है जो मीडिया को मॉनिटर और गाइड करते हैं, जैसे कि आपका है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो प्राइमरीली प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करता है। देन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस सेट करता है। और फिर है टेराई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ब्रॉडकास्ट और डिजिटल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को ओवरसी करता है। और यहाँ पे आपका और मीडिया लिटरेसी जो है, आज के डिजिटल एरा में
मीडिया लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि एज ए ऑडियंस हम कुछ स्किल्स डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हम सोर्सेज को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकें, बायसेस को स्पॉट कर सकें और फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। सो इतना था आपका थ्योरी पार्ट ऑफ यूनिट 4 कम्युनिकेशन। अब हम उन थ्योरीज के बेसिस पे कुछ MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लास्वेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज समराइज्ड एज। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। ऑप्शन बी हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू whom, इन व्हाट इफेक्ट। ऑप्शन सी कोडिंग, ऑप्शन सी एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, फीडबैक एंड ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन, रिसीवर, फीडबैक एंड इफेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू whom, विथ व्हाट इफेक्ट। ये फॉर्मूला दिखाता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में पहले सेंडर कौन है, फिर क्या मैसेज भेज रहा है यानी कि सेज व्हाट, कौन सा चैनल यूज़ करके भेज रहा है मतलब इन विच व्हाट, इन विच चैनल, और फिर रिसीवर कौन है, टू whom, और अंत में मैसेज का इफेक्ट क्या है, दैट इज़ विथ व्हाट इफेक्ट, ये दिखाया जाता है। ये मॉडल एक लीनियर या वन वे मॉडल है, मतलब कि इसमें फीडबैक या फिर नॉइज़ इंक्लूड नहीं किया गया है और इसका मेन फोकस होता है मीडिया इफेक्ट्स को समझना। वहीं अगर क्वेश्चन में आपका नॉइज़ या फिर टेक्निकल डिस्टॉर्शन पे एम्फेसिस हो तो आपका सही आंसर होगा शैनन वीवर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू। पैरा लैंग्वेज किसको रेफर करता है? आपके ऑप्शन है ए ग्रामर और वोकैबुलरी, बी स्टडी ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, सी नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ स्पीच जैसे कि टोन, पिच, पॉजेस, और डी इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ स्पीच। सो पैरा लैंग्वेज एक्चुअली वोकैलिक फीचर्स को रेफर करता है जिसमें इटोनेशन, पिच, रेट, पॉजेस, स्ट्रेच ये सब शामिल होते हैं। ये एलिमेंट्स वर्बल मैसेज को मॉडिफाई करते हैं और स्पीकर की इमोशंस या फिर एटीट्यूड को भी कन्वे करते हैं। कॉमन मिस्टेक ये होता है कि स्टूडेंट्स अक्सर पैरा लैंग्वेज को कंफ्यूज कर जाते हैं काइनेसिक्स यानी कि बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स से, या फिर प्रॉक्सिमिक्स यानी कि स्पेस से। तो याद रखो पैरा लैंग्वेज आपका वोकल फीचर्स से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सिमिक्स इज रिलेटेड टू। तो प्रॉक्सिमिक्स आपका रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, डिस्टेंस मेंटेन इन कम्युनिकेशन उससे। और प्रॉक्सिमिक्स ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था एडवर्ड टी हॉल के द्वारा। ये स्टडी करता है कि लोग इंटरपर्सनल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, और ये डिस्टेंस जनरली कैटेगराइज किया जाता है इंटीमेट, पर्सनल, सोशल और पब्लिक कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन क्लासरूम कम्युनिकेशन IRF पैटर्न स्टैंड्स फॉर। IRF का मतलब क्या होता है? इनिशिएशन, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका दूसरा है IRE मॉडल जिसमें होता है इनिशिएशन, रिस्पॉन्स एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है इनिशिएशन, रिस्पॉन्स एंड इवैल्यूएशन। और फिर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करते हो? IRF मोनोलॉग है, उसमें आप ज़्यादा डायलॉग्स ऐड करते हो और आप ट्राई करते हो कि स्टूडेंट टॉक टाइम इंक्रीज हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, द थ्योरी मीडिया में नॉट टेल अस व्हाट टू थिंक बट व्हाट टू थिंक अबाउट। ये जो स्टेटमेंट है मीडिया में नॉट टेल अस, मीडिया हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या सोचना है, ये डिसाइड करता है कि हमें किस बारे में सोचना है। ये किस थ्योरी के अंदर आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एजेंडा सेटिंग थ्योरी। ये थ्योरी डेवलप किया गया था मैकॉब्सन-शॉ के द्वारा और इसका मतलब है कि मीडिया पब्लिक के एजेंडा को इन्फ्लुएंस करता है बाय डिटरमाइनिंग कि कौन से इश्यूज इंपॉर्टेंट है। मतलब मीडिया डिसाइड करता है कि ऑडियंस किस टॉपिक पर फोकस करे, लेकिन डायरेक्टली ओपिनियन डिक्टेट नहीं करता है। यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपके जो दूसरे थ्योरीज मेंशन किए गए थे उसमें था आपका हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी जो कहता है कि मीडिया का इफेक्ट डायरेक्ट और इमीडिएट होता है। ये मोस्टली डिस्क्रेडिटेड हो चुका है। सेकंड आपका ऑप्शन मेंशन था 2 स्टेप फ्लो थ्योरी जो कहता है कि मीडिया इन्फ्लुएंस ओपिनियन लीडर्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंचता है। और एक ऑप्शन था आपका यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी जो कहता है कि ऑडियंस एक्टिवली चूज करते हैं मीडिया कंटेंट अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6,
cultures relying heavily on non-verbal cues and context are called? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स। हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स में मीनिंग कंटेक्स्ट रिलेशनशिप्स और नॉन वर्बल सिग्नल्स से समझा जाता है। यहाँ कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट होता है, जैसे कि जापान और अरब कंट्रीज़ में। और वहीं यूएसए में आपका लो कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है, जो कि एक्सप्लिसिट वर्बल मैसेजेस पे रिलाई करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ अ साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रिजुडिस या फिर नेगेटिव एटीट्यूड। साइकोलॉजिकल बैरियर्स अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ एटीट्यूड्स, इमोशंस, प्रिजुडिस, एंग्जाइटी या फिर डिफेंसिवनेस के कारण। ये नॉइज इन इन्वायरमेंट एक फिजिकल बैरियर है, टेक्निकल चैग्रेन आपका सिमेंटिक बैरियर है, और फॉल्टी सिटिंग अरेंजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशनल या फिर फिजिकल बैरियर के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम बेस्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंटरेक्टिव एंड टू वे प्रोसेस। आइडियली क्लासरूम कम्युनिकेशन आपका इंटरेक्टिव और टू वे प्रोसेस होना चाहिए, ताकि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके और फीडबैक का यूज़ भी हो और स्टूडेंट टॉक टाइम भी एनकरेज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी एम्फसाइजेस? ये क्या एम्फसाइज करता है कि जो यूजर्स है वो खुद अपना मीडिया सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर नीड्स। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पीपल एक्टिवली चूज मीडिया टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेंटिक बैरियर? इसमें से कौन सा सिमेंटिक बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर इज रिलेटेड टू आपका एम्बिगुअस वर्ड्स एंड जैग्रेंस या फिर टेक्निकल टर्म्स। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मिस इंटरप्रिटेशन ड्यू टू एम्बिगुअस वर्ड्स और जैग्रेन। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 4 कम्युनिकेशन डिटेल में देखा है, डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।